हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर तमन्ना क्लासेस में। तो आइए पढ़ते हैं 8 से लेके 15 जनवरी 2024 के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अंदर मैंने टोटल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं और 30 के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल इनमें से किन्हें अलग करता है? तो ये अलग करता है लक्षद्वीप को मालदीव से। और देखो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, जीके का जो एग्जाम होता है सीडीएस का, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, तो उसमें सीधा सीधा पूछा गया है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ये तीनों की तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। अब देखो कई बार क्या है, आपको लक्षद्वीप नहीं मिलेगा बल्कि इसकी जगह क्या मिल जाएगा, इसका एक आइलैंड मिनिकोय। मिनिकोय भी लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है। तो आपको ऐसा ऑप्शन भी मिल सकता है कि मिनिकोय को अलग करता है मालदीव से। तो ये कोई क्या है, 8 डिग्री। 9 डिग्री चैनल मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पे कवर किया है। 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनी कोए को मेन लक्षद्वीप से। यानी ये लक्षद्वीप का ही एक अंदर का ही, मतलब इसी लक्षद्वीप को ही आपस में सेपरेट कर रहे हैं, मिनी कोए को मेन लक्षद्वीप से। और 10 डिग्री किसको अलग करता है, अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से। तो तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। और अभी न्यूज में क्यों है ये डिग्री, न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो अभी लक्षद्वीप की यात्रा पे थे। तो वहां पे आपने देखा होगा कि न्यूज में रहा था कि थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि मालदीव्स के जो 3 मंत्री थे, कोई उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क कुछ दिया था। तो उसके बाद क्या, इंडियंस ने वहां की टिकट ही मतलब कैंसिल करा दी मालदीव्स की। और वो सबके सब जो इंडियन जिनकी टिकट थी, होटल बुकिंग फ्लाइट टिकट कैंसिल की, और वो सबके सब लक्षद्वीप की ओर घूमने गए। मतलब सभी अभी लक्षद्वीप को ही जा रहे हैं। और कई लोगों ने बोला भी है कि भाई इंडिया में ही आप घूमो, इंडिया में जब इतनी अच्छी अच्छी जगह है तो बाहर मतलब क्यों जा रहे हो हमारे टूरिस्ट, मतलब हमारा पैसा इंडिया का इंडिया में रह जाए। इसीलिए ये न्यूज में था। तो आप अच्छे से याद रख लो, 8 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज्जूपेव टेक्नोलॉजी। रिज्जूपेव जो तकनीक है ना, इसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो क्या ये पानी को फिल्टर करती है ये टेक्नोलॉजी, या फिर डेडली वायरस को मारती है, या फिर रोबोट्स बनाती है, या फिर रोडों को बनाने में यूज होता है? तो ये यूज होती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। सीधा सीधा आपको याद रखना है कि रिज्जूपेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए। और न्यूज क्या थी, न्यूज ये है कि अभी हाल ही में जो बीआरओ है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हाई एल्टीट्यूड पे रोड बनाए हैं। कहाँ पे, इंडिया चाइना बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, रिज्जूपेव टेक्नोलॉजी, ये हमारी खुद की है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से इंपोर्ट की है। और इसका यूज करते हुए इन्होंने हाई, ये मतलब यूज कहाँ पे होगी, हाई एल्टीट्यूड बिटुमिनस रोड बनाने के लिए, जहाँ पे कम टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर वाले एरिया में। सीधा सीधा आप इतना याद रखो कि टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, न्यूज मैंने आपको बता दी ताकि आप लिंक करके याद कर सको। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष हम बनाते हैं 9 जनवरी को। और क्यों मनाते हैं, ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो भी इंडियंस बाहर रह रहे हैं ना, हमारे जो इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं, उनका उनका कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हाँ भाई आप लोगों ने देश के लिए कुछ किया है, आपने ग्रोथ में आप भी एक हिस्सा हो, तो उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और 9 जनवरी को क्यों बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि 9 तारीख को महात्मा गांधी जी वापिस आए थे साउथ अफ्रीका से, 9 जनवरी 1915 को। एनआरआई डे भी इसी को बोलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस को। इंग्लिश में एनआरआई डे का मतलब क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 मेल, आईसीसी T20 विश्व कप 2024 पुरुष, इसकी जो मेजबानी कौन से देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी यूएसए और वेस्ट इंडीज के द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन है, लांजिया सोरा पेंटिंग जो अभी खबरों में थी, वो कौन से राज्य की है? तो ये है उड़ीसा की। सीधा आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से राज्य की है। जैसे जिस चीज को खासकर जीआई टैग मिला है, तो इसको अभी जीआई टैग मिला था हाल ही में। अभी आप सब कमेंट्स में बताइए कि जो लाल चींटी होती है ना, मतलब लाल चींटी की एक चटनी बनती है, उसको भी जीआई टैग मिला था, तो वो कौन से राज्य की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान मिशन जिसका नाम क्या है, पेरेग्रीन 1, ये किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है यूएसए ने। देखो जो भी मिशन चंद्रयान है, मतलब चांद से रिलेटेड हुए या फिर सन से रिलेटेड, जैसे आदित्य L1 मिशन है, या फिर जैसे जुपिटर से रिलेटेड कोई मिशन हो गया, मार्स से रिलेटेड हो गया, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया है या फिर कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई थी 2024 में, इसी साल 10 से लेके 12 जनवरी के बीच। इसकी थीम क्या थी अब की बार? तो इसकी थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर। और थीम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये समिट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है। हर 2 साल में से एक बार होती है ये। अब की बार शायद ये 10th, इसकी 10th मतलब 10वीं बार ये बनाई गई है।
और 10 से 12 जनवरी को हुई है। और बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं अलग अलग कंट्री से, हमारी कंट्री से भी बड़े बड़े, जैसे टाटा मोटर्स के हुए और रिलायंस अडानी ग्रुप, तो इन सब के चेयरमैन और सब जाते हैं। और अब की बार इस समिट के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है कि हमारा एम है इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना देना अगले 25 सालों के अंदर। तो थीम आपको पता होनी चाहिए, थीम क्या है, गेटवे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हर बार कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, याद रखना, ये मतलब हमारा नहीं है, नेशनल हिंदी डे नहीं है, ये है वर्ल्ड हिंदी डे। तो ये हर बार हम ऑब्जर्व करते हैं 10 जनवरी को। 9 जनवरी को मैंने ऊपर बताया था आपको कौन सा डे था, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। अगला क्वेश्चन है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये जो बुक है ना, इसके ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक है जनरल मनोज मुकुंद नरावने। ये डिफेंस के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछी जा सकती है ये बुक। डिफेंस में जैसे कोई मिसाइल है या फिर कोई बुक हुई, मतलब डिफेंस पर्सनैलिटी से रिलेटेड ही। और जैसे नॉर्मली एग्जाम जैसे सीजीएल सीपीओ एसएससी किसी भी एग्जाम में तो पूछी जा ही सकती है। जनरल मनोज मुकुंद नरावने कौन थे? ये हमारे फॉर्मर चीफ रह चुके आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी के। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024, अंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तो ये बनाया गया आपकी बार गोवा में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो भी मतलब डिसेबल्ड पर्सन है ना, पर्सन विद द डिसेबिलिटीज, यानी दिव्यांग दिव्यांग जो भी व्यक्ति हैं, उनके टैलेंट को एनकरेज करना है इस फेस्टिवल का मेन मोटो। और एंथम सॉन्ग इस फेस्टिवल का क्या है? धूमल। ये आपसे पूछा जा सकता है कि धूमल क्या है, या फिर इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के एंथम सॉन्ग क्या था? तो ये था धूमल। दिव्यांग लोगों के टैलेंट को प्रोत्साहन करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सी ड्रैगन 2024 अभ्यास में भागीदार नहीं है? तो ये एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम क्या है? सी ड्रैगन 2024। तो इस एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती है आपको पता होनी चाहिए। तो देखो इंडिया इसका मेंबर है, जापान भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट है, यूएसए भी है, तो रशिया इसका पार्टिसिपेंट नहीं है। तो इसके अंदर मेंबर कौन कौन से हैं इस एक्सरसाइज में? इसमें इंडिया भाग लेता है, जापान लेता है, यूएसए, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। और इस ये एक्सरसाइज अभी कहाँ पे हो रही थी, मतलब होस्ट कंट्री कौन सी है? होस्ट कंट्री है यूएसए। ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 नोट कर लो आप। कृष्णा राजा सागर डैम कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटका में। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, या सिंपल वन लाइनर में आपसे पूछ लेंगे कि ये डैम कहाँ पे है। ये डैम है कर्नाटका में। या फिर आपसे रिवर भी पूछी जा सकती है कि कृष्णा राज सागर डैम, कृष्णा राज सागर बांध कौन सी नदी पे है? तो ये है कावेरी नदी पे। न्यूज क्या थी? न्यूज ये है कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो ये डैम है ना, इस डैम के 20 किलोमीटर की रेडियस में माइनिंग और क्वेरिंग एक्टिविटीज को बैन कर दिया है। माइनिंग और क्वेरिंग एक्टिविटी समझ गए ना, आपकी खनन और उत्खनन गतिविधियां। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, डैम की लाइफ के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है। और डैम के ऊपर इंपैक्ट हो गया तो कल को ऐसा ना हो कि डैम में कोई दिक्कत आ जाए, तो एक मतलब थ्रेट बन सकता है। तो इसलिए ये माइनिंग और क्वेरिंग एक्टिविटीज को भी बैन कर दिया कर्नाटका हाई कोर्ट ने। पूछा आपसे क्या जा सकता है कि कौन सी नदी पे है या फिर कौन से स्टेट में है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है? तो ये की है असम ने। जैसे आपने देखा होगा, देखो टैक्सी तो होती हैं, लेकिन बाइक टैक्सी का मतलब क्या हुआ कि बाइक, आप बाइक पे जा सकते हो, जैसे आगे एक चलाने वाला ड्राइवर होगा और पीछे जो बैठता है पिलियन, पिलियन राइडर। और ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी है। इलेक्ट्रिक है तो पोल्यूशन भी नहीं करेगी, ज्यादा नॉइज भी नहीं है, तो इन्वायरमेंट भी मतलब अच्छा रहेगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका नाम क्या है इस सर्विस का? इसका नाम है बायू। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायू क्या है, या फिर बायू जो टैक्सी सर्विस है, बायू इलेक्ट्रिक जो टैक्सी सर्विस है, बायू इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस, वो कौन से राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये है असम। अगला क्वेश्चन है ट्रॉपिकल साइक्लोन अलवारो अभी हाल ही में किस देश से टकराया है? यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अलवारो कौन से देश से टकराया है? तो ये टकराया मेडागास्कर से। अब आप ये बताइए कि ये बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में, या फिर अरब सागर में है, ये आप बताइए। अगला क्वेश्चन है एआई ओडीसी प्रोग्राम हाल ही में कौन सी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो एआई ओडीसी प्रोग्राम लॉन्च किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि इंडिया के अंदर लेटेस्ट जो एआई टेक्नोलॉजी और टूल्स के अंदर हमें 1 लाख डेवलपर को डेवलप करना है।
कि कम से कम 1 लाख तो ऐसे बंदे हों जो लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी को जानते हों, मतलब उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें या फिर कोई भी टूल डेवलप कर सकें। और एआई तो अभी फोकस में है ही, आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि एआई बहुत अच्छे से डेवलप होगा और अच्छे से हेल्प भी की जाएगी इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं 12 जनवरी को। और ये ऑब्जर्व किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी किनकी? स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे। अब इससे रिलेटेड आपको ये 3 पॉइंट तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड। पहला पॉइंट क्या है कि इनके बचपन का नाम पूछा जा सकता है कि किस नाम से जाने जाते थे, तो इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। दूसरा पूछा जाता है कई बार कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम क्या था, इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु कौन थे? रामकृष्णा परमहंस। और इन्हीं के नाम पे इन्होंने एक मिशन भी एस्टेब्लिश किया था, रामकृष्णा मिशन। तो पूछा जा सकता है कि रामकृष्णा मिशन किन्होंने एस्टेब्लिश किया था? तो ये है स्वामी विवेकानंद। और कब? 1897 में। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किस राज्य ने जीता? विच स्टेट won द अवार्ड फॉर द क्लीनेस्ट स्टेट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023? तो ये अवार्ड जीता है महाराष्ट्र ने। और सेकंड रैंक पे कौन सा स्टेट रहा है? मध्य प्रदेश। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी सिटी को ये अवार्ड मिला है, क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड, की सबसे साफ सुथरी शहर कौन सा था? तो ये रहा इंदौर और सूरत। इन दोनों को एक साथ रैंकिंग 1 पे रखा गया है। इंदौर आपने देखा होगा कि हर बार की पिछले कई सालों से इंदौर ये अवार्ड जीतते ही आ रहा है, लेकिन अब की बार सूरत और इंदौर दोनों एक साथ है नंबर 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको इतनी बार कवर करवाया है और न्यूज में हर बार रहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल डील करता है विद द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के निषेध से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है आर्टिकल 23। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और अभी न्यूज में दोबारा से क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि अभी नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया गया 11 जनवरी को। तो आप अच्छे से याद रख लो, ये आर्टिकल 21, जैसे एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि राइट टू मैरिज, कि राइट मतलब कि आपको अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है, तो ये कौन से आर्टिकल का एक पार्ट है? तो ये आर्टिकल 21 में आता है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया, जिसका नाम क्या है? अटल सेतु, ये भारत के किस राज्य में है? ये हाल ही में अभी इसका उद्घाटन किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी को। तो ये अटल सेतु कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। और इस ब्रिज की लंबाई क्या है? अब इसकी खासियत क्या है कि लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, सबसे लंबा समुद्री पुल है भारत का, जिसका नाम है अटल सेतु। लंबाई कितनी थी? 21.8 किलोमीटर। और किस किस को जोड़ता है? साउथ मुंबई को नवी मुंबई से। और खासियत क्या है कि पहले यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब साउथ मुंबई से नवी मुंबई जाने में जहाँ पे 2 घंटे लगा करते थे, इस अटल सेतु की वजह से ये जर्नी अब 2 घंटे की बजाय 15 से 20 मिनट में ही कंप्लीट की जा सकेगी। अगला क्वेश्चन है उग्राम। देखो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि उग्राम क्या है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। तो उग्राम क्या है? ये एक स्वदेशी असोल्ट राइफल है, इंडिजिनस, कि हमने ही बनाई है, हमारी खुद की टेक्नोलॉजी ने। और दूसरा पूछा जा सकता है कि ये बनाई किसने है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने उग्राम नामक की असोल्ट राइफल डेवलप किया है? तो ये डेवलप किसने की? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो भी 2024 में आया है, इसके अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या थी? तो ये रैंक रही है 80, मतलब हम रहे हैं 80वें स्थान पे। तो आपको ये भी आपके मन में होगा कि कौन सी कंट्री नंबर 1 पे रही है। इसका मतलब क्या होता है कि जो कंट्री नंबर 1 पे रही है ना, उसका पासपोर्ट बहुत ही पावरफुल पासपोर्ट है। मतलब वो पासपोर्ट अगर आपके पास है ना, या आप उस कंट्री के नागरिक हो, तो आप बहुत सारी कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हो, या वीजा ऑन अराइवल। तो देखो ये आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट 2024 में किसका रहा है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, मतलब इनका सबका एक साथ नंबर 1 पे रखा गया इनको। जो जो ये कंट्री मैंने यहाँ लिखी है ना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, इनके नागरिक 194 कंट्रीज में जा सकते हैं वीजा फ्री, या फिर मतलब वीजा ऑन अराइवल पे। और जो हमारे जो इंडियंस हैं, मतलब हम लोग इंडियंस क्या कर सकते हैं कि 62 कंट्रीज में जा सकते हैं वीजा फ्री ट्रेवल पे, क्योंकि हम भी 80 नंबर पे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम बहुत पीछे हैं, तो हमारी रैंकिंग भी अच्छी है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 की थीम क्या है? नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2024 की थीम क्या थी? एक थीम मैंने आपको ऊपर करवाई थी वाइब्रेंट समिट से रिलेटेड, और एक थीम का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी थीम क्या है? बिकम ए रोड सेफ्टी हीरो। और ये आपको पता ही होगा कि 11 से लेकर 17 जनवरी तक इस वीक में हम हर बार नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाते हैं।
तो ये बहुत ही जरूरी स्टेप है ताकि लोग थोड़े हेलमेट वगैरह लगाएं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, तो सब अच्छे से हो। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज सहयोग काइजिन 2024, अभ्यास सहयोग काइजिन 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये होता है भारत और जापान के बीच। और ये कहाँ पे हुआ? चेन्नई के तट पे हुआ। इसका उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका एम क्या था। ऐसा थोड़ी है हम भाई कोई ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होगा कि हम इसीलिए कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था कि समुद्री डकैती से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग स्थापित करना। तो एस्टैब्लिश कोऑपरेशन अमंग बोथ द कंट्रीज टू कॉम्बैट पायरेसी। जैसे अभी न्यूज में आपने देखा होगा हाउदी रेबल्स, जैसे रेड सी लाल सागर वाला वहां पे उस एरिया में क्या है कि जो हाउदी रेबल्स है ना यमन के, वो शिप्स को कैप्चर कर ले रहे हैं, उनके ऊपर ड्रोन से मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, तो उनको लूट भी ले रहे हैं। जैसे सोमालिया के तो डाकू समुद्री लुटेरे बहुत ही पॉपुलर हैं। तो ऐसी चीजों से निपटने के लिए ये एक्सरसाइज लॉन्च की गई है। किस किस के बीच? इंडिया और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी? अब देखो आपको लगेगा कि ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन थोड़ी हुआ। लेकिन देखो ये इसलिए कवर किया है मैंने क्योंकि न्यूज क्या थी, पहले आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है? 6 साल या फिर अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। कि चाहे तो आप 6 साल कार्यकाल आपका रहेगा 6 साल का, या फिर जब तक आप 65 के नहीं हो जाते, जो भी मतलब इन दोनों में से पहले है। अभी देखो न्यूज क्या थी, न्यूज ये है कि शील वर्धन सिंह इनको अपॉइंट किया गया अभी मेंबर ऑफ यूपीएससी। न्यूज ये थी, इसी वजह से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने मतलब इनका कार्यकाल कितना रहेगा। नॉर्मल क्वेश्चन, स्टैटिक है लेकिन करंट से रिलेटेड है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी के जो आर्टिकल है ना, यूपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संवैधानिक बॉडी कौन सी होती है? जो भी मतलब कौन सी होती है? जो जिनका जिक्र संविधान में है, किसी ना किसी आर्टिकल से उनको बैकिंग है। तो देखो यूपीएससी आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसके बीच आर्टिकल आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार देखा है एग्जाम में, कोई भी एक आर्टिकल दे देंगे इसके बीच का, जैसे 317 दे दिया कि आर्टिकल 317 किससे रिलेटेड है। अब बाद में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 317 हमें याद ही नहीं था। भाई इतने इतने थोड़ी आर्टिकल याद करके हैं। लेकिन अगर आपको रेंज पता है कि 315 से 323 यूपीएससी के से रिलेटेड ही है, तो आप एलिमिनेट से कर दोगे, एलिमिनेशन टेक्निक से। क्योंकि आपको ऐसा थोड़ी है कि सारे ऑप्शन ही ऐसे मिलेंगे। एक ऑप्शन आपको मान लो प्रेसिडेंट से रिलेटेड मिल गया, एक हाई कोर्ट से, एक सुप्रीम कोर्ट से। तो आपको अगर रेंज पता है कि 315 से लेके 323 तक आर्टिकल यूपीएससी के बारे में ही है, तो आप एलिमिनेशन से कर पाओगे। साथ में कई बार पार्ट भी पूछा जाता है कि ये कौन से पार्ट में आता है, तो ये पार्ट 14 में आता है यूपीएससी। और प्रेजेंट चेयरमैन अभी यूपीएससी कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन है कार्बी यूथ फेस्टिवल, कार्बी युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया गया आपकी बार कहाँ पे? असम में। और ये अब की बार इसका 50वां एडिशन था, मतलब 50 साल पूरे हो गए हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए। और ये 12 से लेकर 19 जनवरी तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहाँ पे? असम में। सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि कार्बी यूथ फेस्टिवल कौन से राज्य का है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव भारत में किस स्थान पर आयोजित अभी किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? बीकानेर में। 12 से लेके 14 जनवरी तक चलेगा। और इसके अभी देखो ये क्या पता ना भी पूछा जाए कि इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 को यूनाइटेड नेशन ने कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो ये वर्ष घोषित किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलिड्स। कैमलिड्स का मतलब क्या है? जो भी कैमल की प्रजाति के हैं, जैसे जिनके गद्देदार पैर होते हैं, कैमल हुए और इसके प्रजाति के जो लोग, तो इनको ये ईयर डेडिकेट किया गया है। और वर्ष 2023 आपको पहले ही मैं करवाया था ना आपको, वर्ष 2023 पहले ही। ये किसको था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स। मिलेट्स मतलब जो मोटे अनाज होते हैं ना, ये उनको था डेडिकेटेड वर्ष 2023। अगला क्वेश्चन है प्रभा अत्रे, जो कि एक शास्त्रीय गायिका थी, क्लासिकल सिंगर, ये किस घराने से संबंधित थी? तो ये थी किराना घराने से संबंधित। ऐसे क्वेश्चन आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे कि घराना पूछ लिया जाएगा या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट दे देंगे कि ये व्यक्ति कौन से इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। भाई ये तबला बजाते हैं क्या, या फिर ये शहनाई बजाते हैं क्या, है ना, या सरोद वादक है, इस तरह करके। तो ये घराना का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, और वो जो मैंने आपको बताया वो क्वेश्चन भी। तो ये थी किराना घराने से। न्यूज क्या है? अभी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? स्टेट और उनसे रिलेटेड उनके डांस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये किसका है? कर्नाटका का। अभी न्यूज में था क्योंकि अभी फेस्टिवल ये नृत्य उधर मतलब चल रहा था। और अब जैसे असम का क्या है? बिहू। ऐसे ऐसे जैसे नौटंकी कहाँ का है? यूपी का। महाराष्ट्र का जैसे तमाशा। तो ऐसे करके ये इंपॉर्टेंट रहते हैं डांस फॉर्म। अभी 2 ही क्वेश्चन और रह गया बस। अगला क्वेश्चन क्या है
कि नई पीढ़ी की जो एक मिसाइल है जिसका नाम है आकाश एनजी, एनजी मतलब न्यू जनरेशन, ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है क्या? एयर टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल? तो इसका आंसर क्या है? ये है सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर बता देता हूँ। देखो आकाश, आकाश में जाएगी मिसाइल, कहाँ से जाएगी? नीचे से जाएगी, जमीन से, सरफेस से। तो सरफेस टू एयर मिसाइल। और इसी तरह आपको पहले मैंने एक करवाई थी अस्त्र मिसाइल, ASTRA अस्त्रा। तो देखो उसमें पहले भी ए आता है और लास्ट में भी ए आता है, तो ए टू ए मतलब वो एयर टू एयर, एयर टू एयर जाएगी। और देखो अभी ये आपको पता ही होगा, पहले भी आपको बता दिया कि जो भी मिसाइल सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट कौन सा चलता है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है, उसी के तहत सारी की सारी मिसाइल बनाई जा रही है। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए कौन से हवाई अड्डे को पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हवाई अड्डे का अवार्ड दिया गया? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को मिला है क्या? ये मिला है चांगी एयरपोर्ट। और ये कहाँ का है? सिंगापुर का एयरपोर्ट। दिल्ली का भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई बार न्यूज में रहता है कि मतलब सफाई के मामले में नंबर 1 मिला है, या ऐसा अवार्ड रहता है। तो लेकिन ये बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट किनको मिला है? ये है चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी वेबसाइट jkcomplete.com पे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाली और वीडियो भी देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।